इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, IFPH निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 7:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 मलयालम लोकल लैंग्वेज सेशन होता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले भी हम अपनी लोकल रूटीन प्रेयर करेंगे। तो हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला का आज 748वां सेशन है और हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर जयता चौधरी। डॉक्टर जयता, आप प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। Good evening, everyone. Thank you so much for this opportunity. Should I share my screen? हाँ, एक मिनट। डॉक्टर जयता के बारे में एक मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। डॉक्टर जयता जो है BHMS हैं और LLM है क्रिमिनोलॉजी में। एक मिनट। हाँ, शी इज BHMS और LLM इन क्रिमिनोलॉजी एंड अभी फिलहाल वो मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर इन होम्योपैथी इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और अलग अलग BJP CP कैंप्स हैं और इस्कॉन और कम्युनिटी सेंटर्स के कैंप है जिसमें वो जेंडर सोशलाइजेशन, एंजाइटी और सब्सटेंस अब्यूज के ऊपर अलग अलग ये लोग वर्कशॉप्स करते हैं और उनकी काफी रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। RSS मेंबर की एक्टिव मेंबर हैं गुड़गांव लेवल पे, जहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स देते हैं चैरिटेबल स्कूल्स में और इनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और गुड़गांव विकास मंच में। और काफी अवेयरनेस भी फैलाती हैं एट ब्लॉक पटौडी लेवल अबाउट वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है उसमें काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है डॉक्टर जयता। और डॉक्टर जयता का जो आज का टॉपिक है वो है पार्किंसंस रोग में कैसे होम्योपैथी, जो हमारी लाइफ फोर्स है, जो हमारी अंदर की इम्यूनिटी पावर है, जो विल पावर है, उसको कैसे होम्योपैथी हमारी हेल्प करती है पार्किंसन डिजीज पे, उसके ऊपर आज डॉक्टर जयतिया अपनी नॉलेज सेशंस करेंगी, शेयर करेंगी। डॉक्टर जयता, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। Thank you, ma'am. Okay. Is it visible? Is the screen visible, ma'am? हाँ जी, हाँ जी। Okay. Thank you so much for this opportunity. Good evening, everyone. I'm Dr. Jaita. I'll be presenting my presentation today on Parkinson's disease, homeopathic management of Parkinson's disease, along with application of ACT. So Parkinson's disease basically, I will be covering in both English and Hindi language. तो पार्किंसंस बेसिकली एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये फर्स्ट टाइम कॉइंड हुआ था 1817 को इन रिसर्च पेपर एंड अकॉर्डिंग टू ICD-10 पार्किंसंस क्लासीफाई की जाती है अंडर एक्स्ट्रा पिरामिडल और मूवमेंट डिसऑर्डर। और इसमें बेसिकली जो मतलब जो नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, नर्व सेल्स इन्वॉल्व होते हैं बेसल गैंग्लिया का, बेसिकली जो मसल्स के मूवमेंट को और नर्व्स की और मोटर के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसमें बेसिकली इफेक्ट होता है। और जो नर्व की सेल्स की जो डोपामाइन है वो सिवेड होती है, जिसकी वजह से नर्व्स में सिग्नलिंग पुअर होती है एंड जो कोऑर्डिनेशन है या जो बॉडी का जो बैलेंस है उसमें प्रोग्रेसिव लॉस मिलता है। The secondary symptoms including further high level of cognitive dysfunction, language problem, etc. बेसिकली इस प्रेजेंटेशन को इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर एक नॉर्मल या लेमैन पर्सन भी है जिसके फैमिली में कोई मेडिकल बैकग्राउंड का पर्सन नहीं है, तो वो भी कैसे पार्किंसंस के अर्ली सिम्टम्स को घर में या अपने आसपास के नियर बाय पीपल में कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो पार्किंसंस के अर्ली सिम्टम्स है बेसिकली लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ड्रूलिंग, कॉन्स्टिपेशन और जितने भी GI सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन, गैस, साउर इरेक्टेशंस, ये sleep problems like restless leg syndrome, mask-like facial expression, slowed movements, tremor while muscles are at rest, और reflex movements में abnormality मिलती है, rigidity, stiffness, blinking, कोई भी खाने को या लिक्विड चीज को swallow करने में प्रॉब्लम होती है, unable posture और gait, personality में changes, sleep disorders, loss of smell, sorry, the word is wrong here, loss of smell it is,
reduced facial expression, voice changes, neck pain, arm swing, diminished absence, intestinal disorders, writing difficulties, and excessive sweat. Etiology यानी कि causes, various जो causes होती है Parkinson's में, that involves idiopathic, that is unknown, genetic, pesticides जो हम normally farming में use करते हैं, there can be family history of chronic depression, substance abuse, smoking, schizophrenia, viruses, drug induced or head injury and cerebrovascular diseases, use of excess dairy products and processed foods. जो फर्स्ट रीजन है इडियोपैथिक, इसमें नॉर्मली हम स्ट्रेस फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं. कई पेशेंटों में पाया जाता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से भी इस तरह के नर्व सिवियर होते हैं. Staging of Parkinson's disease. Stage 1 basically involves one-sided of body, including mild tremor, rigidity, stiffness, bradykinesia. Stage 2 involves postural instability, depression, emotional disbalance. बहुत ज्यादा इसमें मूड स्विंग्स फाइंड होती हैं, जिसके वजह से जो हमारी डेली फंक्शनिंग है, डेली लाइफ की जो हमारी फंक्शनिंग है, उसमें इफेक्ट होता है. Stage 3 involves moderate to severe motor impairment. There is a loss of balance both at physical as well as mental plane. और लेकिन स्टेज 3 तक पेशेंट इज इंडिपेंडेंट. और इसमें और सिम्टम्स है, वो है ट्विचिंग इन फेशियल मसल्स इंक्लूडिंग swallowing, स्पीच चेंजेस, gastric ailments, skin की conditions like sweating, dandruff, eczema, etc., sleep disorders, sexual dysfunction, impaired perception, blurred vision, fatigue, pain with loss of energy, etc. स्टेज 4 और स्टेज 5 बेसिकली ये डिपेंडेंट पेशेंट इसमें डिपेंडेंट हो जाता है. स्टेज 4 रिफ्लेक्ट सीवियर डिसेबिलिटी और डिमेंशिया, हेलुसिनेशन, and stage 5 is basically wheelchair bound or bedridden unless assisted. So the aim and objective of this research paper that I've published is to understand the effectiveness of homeopathic medicines and repertorization in treatment of Parkinson's, understand application of various assessment tools like life satisfaction questionnaire, unified Parkinson's rating scale, activity specific balance confidence scale, PDQ 39, etc. PDQ stands for patient disease questionnaire. To understand the application of acceptance and commitment therapy under psychotherapy, to understand further about the theory of willingness, avoidance, struggle, suffering, in order to set Excuse me, short Dr. Jay. and Jay. long term. हाँ जी हेलो सर. हेलो. हाँ, इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करते जाइए थोड़ा थोड़ा. अच्छा सर, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी साइकोथेरेपी में आता है. बेसिकली इसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हम इंक्लूड करते हैं. इसमें क्या है, पेशेंटों को शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, क्योंकि पार्किंसंस सिर्फ मेडिसिन से ही पार्किंसंस की कंडीशन को अगर हम स्टेज 1 से 3 तक भी इंक्लूड करते हैं, तो उसमें सिर्फ मेडिसिन से पेशेंट मतलब ठीक नहीं हो सकता. उसमें हमें साइकोथेरेपी साथ में देना पड़ता है, क्योंकि मेंटल कंडीशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं. तो इस थेरेपी के अंदर हम वर्कशीट्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिससे कि वो अपने शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स उनके इफेक्ट हुए हैं. जैसे कि कई ऐसे पेशेंट है, जैसे मैं भी अभी 3 पेशेंट में से एक पेशेंट का अभी डिस्क्रिप्शन दूंगी. पार्किंसंस उनको होने के बाद उनके जो छोटे छोटे जो एक्टिविटीज है, जैसे उनके घर में कोई पेट है, उसको घुमाने लेके जाना, वो तक उनका इफेक्ट होता है. तो बेसिकली पेशेंट के अंदर एक अलूफ टेंडेंसी आ जाती है, वो अपने आप को कट करने लगता है अपनी सोशल लाइफ से, अपने आप से. तो इस तरह के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जब हम सेट कराते हैं पेशेंटों को, तो वो बेसिकली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अलोंग विद द मेडिसिन. ये बेसिकली साइकोथेरेपीज है, इसमें कोई मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सिर्फ थेरेपी इन्वॉल्व होती है. And the 6 pillars, to understand 6 pillars of Parkinson's, including attitude, relationship, stress reduction, sleep, exercise, character traits and nutrition. क्योंकि इसमें डाइट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. डाइट में प्रोटीन का डाइट बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बेसिकली नर्व्स. एंड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल द रोल ऑफ आयुष, वेयर H stands for होम्योपैथी. तो मटेरियल्स एंड मेथड्स जो हैं, उसमें हमारे हैं टेस्ट सब्जेक्ट्स, जो कि कैनविन पॉलीक्लिनिक्स गुड़गांव से ऑब्टेन की गई है. इसमें कोई स्पेसिफिक डेमोग्राफिक डाटा या ग्राफ मेंटेन नहीं किया गया, क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा है.
और इंक्लूजन क्राइटेरिया बेसिकली पर्सन्स बिलोंगिंग फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 55 to 75 years ऑफ एज है, जो पार्किंसन से सफर कर रहे हैं, बेसिकली स्टेज 1 to 3। मतलब इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में मैंने स्टेज 4 and 5 को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि वो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर बेसिकली वो आ जाती है वो कंडीशंस। The test subjects were subjected to thorough homeopathic case taking, repertorization, along with various conventional psychological assessment tools to implement the concept of better scientific approach and well-being through Ayush. तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो इरेक्ट की गई हर केस में और रेमेडी जो कवर की गई उसमें मैक्सिमम सिम्टम्स हमने देखे, और आफ्टर फॉलो अप विद ईच केस इन्फरेंसेस ड्रॉन की गई है, और एवरेज स्कोर्स को असेसमेंट टूल्स बोथ प्री एंड पोस्ट स्कोर्स के थ्रू इवेल्युएट किया गया है। द पेशेंट वर गिवन होम्योपैथिक मेडिसिन थ्रू पीरियड ऑफ कंप्लीट 2 years फ्रॉम 2021 to 23, और इसके साथ हमने एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एंड प्रेयर थेरेपी, ये दोनों थेरेपीज हमने इम्प्लीमेंट की है, और फॉलोअप एवरी 20 days के बाद लिया गया है। और अगर नेसेसरी हुआ है तो हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व किया, जो कि एक तरीके का फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं लाइक फिजियोथेरेपिस्ट। और इसमें क्या हुआ है, ओवरऑल नॉर्डिक जो पोल वॉक होता है, जो पार्किंसंस के केसेस में एक बहुत ही टिपिकल पोल मतलब एक टिपिकल है मूवमेंट, उसमें बहुत ज्यादा मतलब फंक्शनैलिटी और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट फाइंड की गई है, एंड दे वर एनकरेज्ड टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन प्रेयर थेरेपी फॉर बेटर एंड मीनिंगफुल लाइफ। Now the effectiveness of homeopathy in Parkinson's. होम्योपैथी एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और ये किसी पर्टिकुलर सिम्टम को कवर नहीं करता। जैसे किसी को सर्वाइकल है तो हम सर्वाइकल को कवर नहीं करेंगे, सर्वाइकल जिस चीज से हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, गैस से हो रही है, या किसी तरह के और सिम्टम से हो रहा है, मेंटल एंड इमोशनल, हम ओवरऑल उस सिम्टम को एज एन इंडिविजुअल को हम पूरा कवर करते हैं, एंड वी ट्रीट द पेशेंट or the person as a whole through process of individualization, repertorization, evaluative case taking, and required follow-ups. The miasmatic analysis of Parkinson's is mostly thoracic in nature, as it involves nerves. The modern medicinal treatment जो है वो मतलब बहुत हद तक जो एसेसरी सिम्टम्स होती है, मेडिसिनल एग्रीवेशन है, वो कॉज करती है, इंक्लूडिंग गैस्ट्रिक एलिमेंट्स, ब्लैडर डिसफंक्शन, ड्राई माउथ। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी इज एक्सक्लूसिवली कंपैटिबल इन ट्रीटिंग स्टेज 1, 2, 3। अर्ली स्टेजेस में होम्योपैथी बहुत अच्छा है, स्टेबलाइज कर सकता है डिजीज को, मिनिमाइजिंग कॉम्प्रोमाइज मेजर वाइटल ऑर्गन्स एंड दस डिले द फर्दर डिटोरिएशन एंड लेसन द कॉम्प्लिकेशंस, प्रोवाइडिंग कंपेरेबल पीस टू द पेशेंट। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ये मैं बहुत ही शॉर्ट में करूंगी क्योंकि ये बेसिकली साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें वर्कशीट्स होती हैं जो ऑनलाइन ऑब्वियसली अवेलेबल है। इसमें कॉलम्स बने होते हैं जो कि हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस पे पेशेंट को मतलब दिन में 2 से 3 बार वर्कआउट करना पड़ता है। इसमें बेसिकली जो मेन जो ढांचा है, हेडिंग्स हैं, वो होती है स्ट्रगल एंड सफरिंग, जिसमें कि पेशेंट मतलब जो भी वो प्रॉब्लमेटिक थॉट्स ऑन प्रोसेस, थॉट प्रोसेस जो फील कर रहा है इस टाइम जब से वो पार्किंसंस से सफर कर रहा है, वो इंक्लूड होती है। मेमोरीज, वरीज, फियर, सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्योंकि सेल्फ क्रिटिसिज्म पार्किंसंस के कंडीशंस में बहुत कॉमन पाया जाता है, एंड अदर थॉट प्रोसेसेस दैट द पर्सन गेट्स कॉट अप इन लाइफ आफ्टर डायग्नोस्ड बाय पीडी। What emotion, feelings, urges, sensations do the patient struggle with during the course of the disease? Problematic actions, what are you doing that makes your life worse in long run, that keeps you stuck? क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा, मैंने प्रीवियसली भी कहा, पेशेंट बहुत ज्यादा अपने आप को लाइफ में स्टक फील करता है। बीमारी जितनी आप बीमारी को लेके आप जितना सोचेंगे उतना ही बीमारी आपके ऊपर हावी होता है। तो यही कंडीशन पार्किंसंस के केसेस में बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। He thinks that my life is getting wasted, कोई मीनिंग नहीं है, drains your energy, impacts negatively on health and relationships, and leads to patients missing out in life. Rich and meaningful life, including values, goals, and actions, vitality versus suffering sessions. Vitality and suffering sessions में basically जो painful thoughts है, feelings है, urges हैं, या sensation memories है, उन पे हम फोकस करते हैं। उसमें हम जो चीज हम कर चुके हैं और जो हम आगे कर सकते हैं,
टू सेट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, वो हम उसमें डिसाइड करते हैं और उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये है solutions and long-term effects, follow-ups, date, time of triggering events. What did your mind say or do you do to hook you up? How did your behavior change when hooked up? डेली विलिंगनेस की जो डायरी है उसमें अपसेस, स्ट्रगल, वर्केबिलिटी पे हम फोकस करते हैं कि इसमें हम जो ये पैरामीटर्स है इस पे कितने परसेंटेज पे हम अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं मेंटली एंड फिजिकली। एंड विलिंगनेस एंड एक्शन प्लान, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, अवॉइडेंस एंड suffering. So basically these are the patient history. 3 पेशेंट है। फर्स्ट पेशेंट जिनको हमने टैरेंटुला मेडिसिन दी है इन 1M पोटेंसी, तो उनकी एज है 63, ही इज मेल एंड ही इज बेसिकली अ गवर्नमेंट टीचर, ही हैज बीन अ गवर्नमेंट टीचर एंड उनकी हिस्ट्री मतलब जो उनकी प्रेजेंट इलनेस है उसमें रही है पार्किंसंस में। ही हैज बीन सफरिंग पार्किंसंस सिंस 10 months एंड बहुत ज्यादा उसमें डिक्रीज बैलेंस पाया गया है, डिक्रीज्ड फंक्शनिंग हैंडराइटिंग, लेफ्ट हैंड डोमिनेंट, ट्रेमर जो है वो सिंस 6 months है। पास्ट हिस्ट्री में रिपीटेड वायरल निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा 3 years बैक, एडिक्शन हैबिट्स नो, हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस में डिप्रेशन बेसिकली उनको अपने रिलेटिव से मिला है, जो उनके भाई हैं उनके साथ उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे जिसके वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहा है, क्रॉनिक डिप्रेशन में। एंड इन्वेस्टिगेशंस में बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग, MRI एंड CT स्कैन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हाइपरटेंशन। करेक्ट फंक्शनल स्टेटस है उनका जो है वो कैन, जो मैंने आप पहले भी डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, तो वो ड्राइव नहीं कर सकते। हालांकि नहाने में और ड्रेस करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गेट, टोन, स्ट्रेंथ एंड सेंसेशन में पाया गया है मॉडरेट ब्रैडिकाइनेशिया एंड मसल्स वीकनेस। न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स में AROM, PROM are basically मतलब terminologies that are used to define Parkinson's. Patient health questionnaire. Now इसमें कई सारे असेसमेंट टूल्स है जिसको मैंने इंक्लूड किया है, मतलब रेपर्टाइजेशन के अलावा भी, जो कि इस रिसर्च पेपर को थोड़ा सा साइंटिफिक टच देने में हेल्प है। तो पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनरीज में मोस्टली 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 आइटम्स मींस 10 क्वेश्चंस। तो उसमें जो मतलब ट्रीटमेंट देने के पहले का जो स्कोर है वो है 14। ऐसे ही पार्किंसंस डिजीज क्वेश्चनरी जिसमें 39 क्वेश्चंस है, दैट इन्वॉल्व्स मोस्टली मोबिलिटी, इमोशनल वेलबींग, सोशल सपोर्ट, उसमें स्कोर उनकी है 48%। एक्टिविटी स्पेसिफिक बैलेंस कॉन्फिडेंस स्केल जिसमें 16 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चनरीज आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। उसमें टोटल स्कोर उनका प्री स्कोर है मतलब बिफोर द ट्रीटमेंट इज 42। यूनिफाइड पार्किंसंस डिजीज रेटिंग स्केल 42 क्वेश्चंस 70%। लाइफ सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनरी 3। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में जो उनकी शॉर्ट टर्म गोल्स है, जो इफेक्टेड हुए या जो डिक्लाइन जिसमें फाइंडिंग्स आई हैं, वो है वॉकिंग डॉग इन द गार्डन एंड राइटिंग जर्नल, जो कि वो पहले करते थे लेकिन पार्किंसंस डायग्नोस होने के बाद उसमें डिक्लाइन आया है। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में उनका है अपने प्रति सेल्फ केयर और रीडिंग, गोइंग टू नियर बाय स्टोर, और प्रेयर थेरेपी एक एक्स्ट्रा थेरेपी है, वो 1 महीने से उनको मिल रहा था। एंड जो वर्क बैलेंस स्केल है उसमें उनकी परसेंटेज आई है 43। नाउ द सेकेंड पेशेंट इज कालमिया लैटिफोलिया। द पेशेंट इज अ फीमेल, उनकी एज है 71, शी इज अ हाउसवाइफ बेसिकली एंड उनकी प्रेजेंट जो इलनेस है वो 2 साल से है। बहुत ज्यादा उसमें डिक्रीज बैलेंस है, स्लर्ड स्पीच है और राइट हैंड डोमिनेंट है, और ट्रेमर्स जो है वो ऑलमोस्ट 1.7 ईयर्स से, मतलब 2 ईयर्स से राउंड ऑफ करके है। और पास हिस्ट्री में हेड इंजरी और एडिक्शन हैबिट्स नो। हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस में एंजाइटी एंड डोमेस्टिक वायलेंस 3+ फाइंडिंग्स में आई है। एंड इन्वेस्टिगेशन में सिंगल फोटोन एमिशन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन एंड पेट पॉजिट्रॉन एमिशन टेस्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में डायबिटीज है एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। करंट फंक्शनल स्टेटस में उनका है नो प्रॉब्लम विद स्टेयर्स एंड बेड मोबिलिटी, मतलब स्टेयर्स में चढ़ने में या बेड पर चढ़ने या वहां से उतरने में कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। लेकिन जो मेंटल एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कि ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद फिजिकल प्लेन पे रिफ्लेक्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का डिक्लाइन मिला हुआ है। एंड
द गेट टोन इंक्लूड्स लो ग्रिप स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी चीज वो पकड़ नहीं पाती, हाथ से छूटने का डर रहता है. एंड अपर एक्सट्रीमिटीज पेनफुल सेंसेशन, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे नीडल्स जो हैं वो पिंच कर रही हैं, इस तरह के पेन उनको फील होता है. एंड न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ARO बहुत लिमिटेड है. पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनरीज में उनके प्री स्कोर्स है बिफोर द ट्रीटमेंट ऑब्वियसली 12. सेम पार्किंसंस डिजीज क्वेश्चनरी में 57%. एक्टिविटी स्पेसिफिक बैलेंस कॉन्फिडेंस स्केल में 47%. यूनिफाइड पार्किंसंस डिजीज स्केल में 50%. लाइफ सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनरी में 2. एंड एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में शॉर्ट टर्म गोल्स में बहुत ज्यादा उनका डिक्लाइन पाया गया है. रीच आउट फॉर सपोर्ट ग्रुप. सपोर्ट ग्रुप में आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके बाहर के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके मतलब उस उनके तरफ जाना, उनसे बात करना, उनसे रीच आउट करने में अगर मतलब अगर आपको प्रॉब्लम फील होता है या आपको उसमें हेजिटेशन फील होता है तो वो इसमें इंक्लूड होता है. लॉन्ग टर्म गोल्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब अपने लिए प्रॉपर डाइट, मतलब अपने मतलब प्रॉपर डाइट मतलब प्रॉपर अच्छे से खाना खाना ना खाना, और फैमिली रिलेशनशिप्स में डिक्लाइन होना, किसी से बात ना करना, किसी के साथ मतलब बातचीत ना करना, उसमें डिक्लाइन, और वर्किंग ऑन नॉर्डिक वॉकिंग पोज. एंड प्रेयर थेरेपी नॉट गिवन. एंड वर्क्स बैलेंस स्केल में 40. The third patient, Zinc metallicum, same one importancy, age 67, male. The person has been a bank manager. So history of present illness, idiopathic basically, since 7 months, suffering from 7 months, and altered postural reflexes, जिसमें कि postures के जो reflexes या posture के जो movements है उसमें alteration पाई गई with decreased balance. Right hand dominant, tremor since 5 months. Past history में overweight, राइट रिस्ट इंजरी, मतलब राइट जो रिस्ट है उसमें इंजरी है. एंड एडिक्शन हैबिट्स यस. एंड हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड सब्सटेंस अब्यूज. एंड इन्वेस्टिगेशंस में डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कैन एंड USG ब्रेन. कॉन्ट्राइंडिकेशंस में लैक ऑफ सोशल सपोर्ट एंड हाइपोथायरॉयडिज्म सिंस 25 years. करंट फंक्शनल स्टेटस में लेस कॉन्फिडेंस एंड मूविंग आउटसाइड, मतलब बाहर जो पेशेंट है बेसिकली अपने घर में ही हमेशा कॉन्स्टेंटली रहता है, कहीं भी आना जाना करना, देयर इज अ सीवियर डिक्लाइन इन दैट. गेट टोन में apparent weakness is anti-gravity muscles including back, neck extensors, squat extensors, flexors. Neurological findings at PROM is very limited. Patient health questionnaire 16, pre-score it is. Parkinson's disease questionnaire is 54%. Activity specific balance confidence scale is 44%. Unified Parkinson's disease rating scale 60%. Life satisfaction questionnaire 3. Under the short term goals there is a rapid decline in गार्डनिंग, जो वो पहले करते थे और पहले वो डांस के कुछ प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व थे, उसमें देयर इज डिक्लाइन. एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में एक्सरसाइज हैबिट्स, इंडिविजुअलाइज मूवमेंट गोल्स, इसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन पाया गया है. प्रेयर थेरेपी नॉट गिवन. एंड वर्क्स बैलेंस स्केल इज 44. सो दिस इज अ रिपर्टाइजेशन शीट. ये पहला पेशेंट है जिनको टैरेंटुला दिया गया था, तो हमने रिपर्टाइजेशन की पेशेंट की, और ये हमारी फाइंडिंग्स थी जिसमें टैरेंटुला सबसे पहली मेडिसिन हमें मिली. टैरेंटुला ने मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर किया है, एंड वी हैव गिवन दैट मेडिसिन्स एंड टेकन रिपीटेड फॉलोअप्स एवरी 20 days. So this is the medicine टैरेंटुला. This is the history of the patient of Kalmia, and this is the history of Zinc metallicum patient. तो दिस आर द स्कोर्स जो हमने, जो असेसमेंट टूल्स हमने इंक्लूड की है. तो ट्रीटमेंट देने के बाद जो ये हमें जो पोस्ट कोर्स मिले हैं ट्रीटमेंट देने के बाद, उसमें हमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिला है. जो ब्लू कलर है दैट स्टैंड्स फॉर टैरेंटुला, द रेड कलर स्टैंड्स फॉर काल्मिया, एंड द ग्रीन वन स्टैंड्स फॉर जिंकम. तो जो पोस्ट कोर्स है उसमें हमें बहुत इंप्रूवमेंट मिला हुआ है. जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनरी में जहां हमारी मतलब टैरेंटुला का 14 था, उसमें अभी ट्रीटमेंट देने के बाद यानी कि पोस्ट कोर्स में उसमें ऑलमोस्ट 8.5 हमारी स्कोर मिली हुई है. ऐसे ही सभी कंडीशंस में हमें मिली है. दिस इज अबाउट द वर्क बैलेंस स्केल. इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत अच्छी फाइंडिंग्स है पोस्ट कोर्स में. And this is the unified Parkinson's disease rating scale that includes the 42 items. Life satisfaction questionnaire, activity specific balance confidence scale, Parkinson's disease questionnaire.
Now coming to the percentage of increase in acceptance and willingness therapy, including setting of both short and long term goals. इसमें मैं थोड़ा सा zoom out कर रही हूँ. तो थेरेपी देने के बाद ये वो परसेंटेज है जिस मतलब इसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि लिविंग अ रिच एंड मीनिंगफुल लाइफ आफ्टर हैविंग द थेरेपी. तो उसमें हमें सिग्निफिकेंट 10% मतलब एवरेज हमें इंक्रीज मिला है पेशेंट के बीच में. सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड एक्शंस एंड वैल्यूज इन लाइफ, उसमें हमें 15% का इंक्रीज मिला है. सॉल्यूशंस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, there is increase of 18%. Willingness and action plan 26%. 21% in relationship towards yourself as well as others. And mindfulness, breathing and relaxation practice, there is improvement by 10%. Now discussion and conclusion mein we will be concluding the PPT by the post course and pre assessment scores जो हमें मिले हैं by using the available tools and repertorization and follow-ups. उसमें there is fair improvement in the current functional status including gait, tone, strength and sensation. जो हमारी न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक सेकेंड ओपिनियन एक न्यूरोलॉजिस्ट का लेकर चलना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो जो न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड हिस्ट्री ऑफ एसोसिएटेड मेंटल कंडीशंस है उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट मिला है. और ये दिखाता है कि देयर इज अ लॉट एंड वास्ट पोटेंशियल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. अगर हम सही तरीके से केस टेकिंग ले, सही तरीके से हम रूब्रिक्स को पकड़ पाए और रिपर्टाइजेशन करें और जो प्रॉपर जो हमारी मेडिसिनल डोजेज है उस पर हम कंट्रोल रख पाए. इफ यू आर यूजिंग हाई डोज स्टिल उस पर हमारी कंट्रोल होनी चाहिए, बिकॉज एनी टाइम देयर कैन बी होम्योपैथिक मेडिसिनल एग्रीवेशन. तो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स नर्व्स, तो इसमें हमारी मेडिसिनल डोजेज के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है along with the counseling sessions. क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं बेसिकली इनको टाइम टू टाइम काउंसिल करना बहुत जरूरी है. कई बार इन्हें हमें मेडिसिन के रिगार्डिंग भी काउंसिल करना पड़ता है. जैसे कि जो मतलब जो फीमेल पेशेंट थी, उन्होंने बीच में उनको ऐसा लग रहा था कि अब मेडिसिन लेने का कोई फायदा नहीं, मेरे ऊपर कोई भी दवाई नहीं लग सकती, मैं एकदम लॉस्ट कॉज हूँ. दिस वर्ड, ये स्पेसिफिक वर्ड था उनका, दैट आई एम द लॉस्ट कॉज. तो काउंसलिंग सेशंस लेना पेशेंटों का सिर्फ पार्किंसंस में नहीं, कई ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें, क्योंकि आज के डेज पे पेशेंट बहुत ज्यादा मेंटल कंडीशन से सफर कर रहे हैं. यही धीरे धीरे जैसे जैसे क्रॉनिक होता जाता है, पाइलअप होता जाता है 1+1+1, वो इस तरह के पार्किंसंस और जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या और भी जो सीवियर केसेस हैं जैसे डिप्रेशन हो गया एंड और मेंटल कंडीशंस, उस पे वो कन्वर्ट हो जाता है. तो आज के डेट पे being a doctor, being a homeopathic consultant, I think counseling टाइम टू टाइम पेशेंट का होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो पाए और अपने आसपास के समाज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो पाए. And the application of ACD further elaborated the positive scope of setting long and short-term goals in individuals. In early stages, including 1, 2, and 3, homeopathy can be highly beneficial to stabilize the disease and delay further deterioration. Homeopathy can be a holistic approach to lower the side effects of conventional medicines like digestive disorders, blood pressure fluctuations, as I've discussed earlier also, restlessness, depression, dizziness, arrhythmia, etc. The sole objective is helping the individual in reduction of various higher doses of conventional medicines and also to reduce the intensity of tremors, rigidity, bradykinesia, postural instability, low confidence, depression, affecting largely the daily functionality of life. Now this is the diet chart, मतलब एक rough diet chart है. Foods to eat, especially in cases of Parkinson's में, raw fruits and vegetables, high fiber foods, healthy fats, as I've said earlier also, omega-3 और 6 rich खाना बहुत जरूरी होता है. Protein diet is most essential, and green tea. Supplements में vitamin C, vitamin E, and vitamin D, very essential. Foods to avoid, high amounts of protein, मतलब excessive जो protein है वो ना ले. Mild to moderate protein compulsory है, लेकिन excessive protein ना ले. जैसे कि meat, चिकन, जो भी नॉन वेज वाले जो प्रोटीन होते हैं. अगर प्रोटीन लेना है तो वेजिटेरियन प्रोटीन को सही मात्रा पे लिया जाए, और जो कि एसेंशियल है भी इस तरह के कंडीशंस के लिए. प्रोसेस्ड फूड्स, आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड एडेड शुगर, पोटेंशियल फूड एलर्जेंस. केयर टुवर्ड्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज.
मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन वेदर यू बिलोंग टू मेडिकल और नॉट, पार्किंसंस के केस में हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा टिप्स को अपने माइंड पे लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट ना ही सिर्फ फिजिकल प्लेन पे सफर कर रहा होता है, वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्लेन पे भी मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को लो फील कर रहा होता है। तो इस तरह के केसेस में जो उनके जो डेली कोर्स हैं, जो डेली उनकी एक्टिविटीज है, उसमें हमें उनका सहयोग, उनकी हेल्प करने की जरूरत है, ताकि वो अपने आप को मतलब सेपरेट फील ना करे। एंड हेल्प देम इन एक्सरसाइजिंग एंड क्रिएट नॉर्मेलिटी बाय टेकिंग देयर माइंड ऑफ द डिजीज। और जो भी वर्सनिंग सिम्टम्स हैं उस पे उनका फोकस ना जाकर, जो भी सिम्टम्स उनके अच्छे हो रहे हैं या जो भी वो अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि हमारे साइकोथेरेपी में यही बोला जाता है कि इफ देयर आर एनी नेगेटिव थॉट्स, तो उसको आप डाइवर्ट करें पॉजिटिव चीजों में, ऐसी चीजों में डाइवर्ट कीजिए जिस दैट मेक्स यू फील हैप्पी। इससे बहुत फर्क पड़ता है दिमाग पे, एंड ऑब्वियसली इट्स अ साइकोसोमेटिक प्रोसेस। तो रिमेन काम टूवर्ड्स द पेशेंट एज दे मे वॉक एंड स्पीक स्लोली। इसमें हमें बहुत ज्यादा मतलब धीरज रखने की जरूरत है। इनकॉर्पोरेट फूड्स containing anti-inflammatory benefits that ease the conditions, जैसे कि हल्दी, अदरक, मेथी, इस तरह के खाने को बहुत ज्यादा डाइट में लिया जाए। और incorporate omega-3 and 6 fatty acids to support the brain health. And constipation can be particularly serious issue in case of Parkinson's. तो इस तरह की चीजों में फाइबर रिच जो खाना है वो ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। अगर मतलब उनको सॉलिड फूड्स लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दे कैन गो फॉर लिक्विड फूड ऑल्सो, दे कैन गो फॉर द वेजिटेबल स्टॉक ऑल्सो, ताकि जो डाइजेशन है उसमें उनको हेल्प मिल पाए। This is the bibliography. And last but not least, I would like to say thanks for listening me out. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर जयिता। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एक रिसर्च पेपर के रूप में आपने किया है। और ये कुछ अप्रोच के विषय में थोड़ा सा हमको लगता है कि बहुत फास्ट वे में आपने एक्सप्लेन किया है, तो इसको थोड़ा सा आप और डिटेल्स में बताएंगे तो अच्छा रहेगा, बिना पीपीटी के अगर बताती हैं, क्योंकि आपका ये तो रिसर्च को अप्रोच को आपने रिसर्च पेपर आपने सबमिट किया है। तो थोड़ा सा पार्किंसंस के विषय में कुछ और चर्चा कीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा है, मैं कहूँगा कि रिसर्च ओरिएंटेड पेपर है, लेकिन क्लिनिकली व्हाट मैसेज दैट यू कैन गिव फॉर। कौन Hello, है, sir. कौन बोल रहे हैं? Sir, I can't hear you. Hello. हु इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, कौन Sir, बोल रही है? आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे सर क्लिनिकली, और मैं क्या इंक्लूड कर सकती हूँ फॉर द बेटर कह प्रेजेंटेशन? रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए, क्योंकि ये तो आप रिसर्च पेपर को बताइए, और एक तो जैसे ऑडियंस के लिए ये तो एक 3 केस को लेकर के आपने वर्कआउट किया, Okay. तो यू कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी क्रूशियल, ओनली बिकॉज कि हम लोग पेशेंट में हम लोग के पास में आते हैं, Hmm. बहुत सारे पेशेंट के पास में, और जनरली ये बहुत जल्दी मैंने ठीक नहीं होता है। तो आपने जो तीनों केस को दिखलाया, तो उस तीनों Hmm. केस में जो टाइम है और उसका बीच में आपको क्या प्रॉब्लम आए, कैसे है, और ये आप जो रिसर्च कंक्लूड की हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 3 केसेस, तो आपका इस पर क्या आपका कमेंट करेंगे? Sir, is there any question from the other doctors? ये एक आपके रेफरेंस स्लाइड को देखना चाहते हैं। Acha, bibliography. Okay. आप Just a डेवलप second. Okay, just a second. Mm. and you can read it out. So this is the second slide. हालांकि इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है, लेकिन जो पेपर मतलब पेपर जो पब्लिश हुआ है उसमें ऑलमोस्ट 24 रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी मैंने इंक्लूड किया है।
that many reference or bibliography I couldn't include in the PPT. So I मतलब मैंने जो मोटे-मोटे जो हैं उनको मैंने इसमें include किया है. ओके, लोग कह रहे हैं ब्यूटीफुल, एक हम कमेंट है आपका, आप चैट बॉक्स को मैडम देखिएगा। डॉक्टर डॉक्टर जैसा आप चैट बॉक्स को जैसा खोलिएगा तो उसमें आपको क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ कमेंट्स भी आएंगे। Sir, I'm sorry, what I need to do? मतलब discuss the cases. You can see the chat box. You can Okay. see the chat box so that you can find out what the audience want. So chat box में very nice presentation, ma'am. Please share the references slide. Very beautiful, beautifully explained, ma'am, along with diagnostic approaches and cases. ओके, और तो अभी तो कोई लिखा नहीं है, किसी ने सवाल नहीं किया है। किन्हीं को ये एक नेहा कक्कर जी पूछ रही हैं Some therapeutics for Parkinson's. Ma'am, with due respect, homeopathic medicines देने के दो तरीके होते हैं. Either it is constitutional. एक मिनट जैता जी, कुछ कॉमन और रेयर मेडिसिन का को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये मैं लगता है कि नेहा जी ये चाहती हैं कि आप थेराप्यूटिक्स में जैसे ये तो आप 3 मेडिसिन के विषय में बताया, और इसके अलावा और भी दवा है, उसको क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? सर पॉसिबिलिटीज सर मैम अभी तक मैंने 3 ही पार्किंसंस केसेस देखे हैं, तो मेरा तो तीनों में यही मेडिसिन आया है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर हाइपरिकम, यू कैन गो फॉर स्टेफाइसेग्रिया, यू कैन गो फॉर डॉक्टर डॉक्टर जैता यस हाइपेरिकम सर। के लिए कुछ डाटा देते जाइए ना, हर एक दवा का कुछ कुछ उसका सर क्या ऐसी Like for example, मैम, आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे कि हम सिम्टम वाइज देख सकते हैं, जैसे कुछ केसेस में सिर्फ शेकिंग या ट्रेमर्स ज्यादा आते हैं, किसी में मेमोरी लॉस या फिर वेग सिम्टम्स आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दोज आप कौन कौन सी मेडिसिन हम एज अ थेरेपेटिक यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बताया हाइपेरिकम है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो वो दी जाती है डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द केस, पर स्पेसिफिकली नर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम और कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, या ब्रेन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, उस पर आप थोड़ा सा बताइए। Ma'am, basically it's a psychosomatic disorder. So hypericum is a very good as a mother tincture. I won't suggest it in 1 m, but in mother tincture is very good as a nerve tonic also, and it covers many symptoms of Parkinson's. And इसके अलावा ma'am causticum है. Causticum is also very good medicines. Causticum not only covers Parkinson's conditions, but it also covers epilepsy seizures symptoms also. तो causticum is also a very good medicines. इसके अलावा मैम स्टेफाइसेग्रिया है बेस्ड ऑन द मेंटल सिम्टम्स, क्योंकि कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा क्योंकि क्रॉनिक मेंटल कंडीशन से गुजर रहा होता है, तो उसमें एंगर या रेज के फिट्स फाइंडिंग्स में आते हैं। स्टेफाइसेग्रिया कैन गो मतलब कैन गो एज अ वेरी गुड मेडिसिन। जिंका मैम आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिसमें बहुत ज्यादा साइकोसोमैटिक प्लेन पे जैसे कि जिंका में फाइंडिंग्स भी हुई है कि अगर कहीं भी स्किन के सिम्टम्स के भी सप्रेशन होते हैं तो वो नर्व्स में या वो सोमैटिक लेवल पे मतलब जो साइकिक लेवल उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जिंका मैम ऑलरेडी कवर्ड। इसके अलावा मैम और तो फिलहाल इस टाइम कोई मेडिसिन ऐसा है नहीं जो मेरे दिमाग में है। रही बात थेरेप्यूटिक की, स्पेसिफिकली मैं यही कहूंगी कि पार्किंसंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम दे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज थेरेपेटिकली मोस्टली ऐसा होता है कि उसमें जैसे हम कई बार देते भी हैं कि हमें सिम्टम्स मिल गए, 2-3 सिम्टम्स को हमने लिया और उसके बेस पे हमने दे दिया। तो पार्किंसंस इज नॉट दैट काइंड ऑफ केस। पार्किंसंस में हमें थॉरोली इवेल्युएट करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे सिम्टम्स हैं जो हमें हो सकता है एक बार में हमें ना मिले। जैसे मेरे केस में भी फर्स्ट जो केस है कालमिया का, सॉरी टैरेंटुला का, उससे मुझे 2-3 सिम्टम्स ऐसे थे जो मुझे लेटर मिले पेशेंट से, क्योंकि कई बार पेशेंट भी ऐसे होते हैं कि वो मतलब बताना नहीं चाहते, या जो वो उनका कॉन्फिडेंस होता है स्पेशली दैट इन्वॉल्व्स मेंटल फाइंडिंग्स और मेंटल सिम्टम्स, जब तक हमारी रैपो पेशेंट से बहुत अच्छी नहीं बनती या कॉन्फिडेंस उनका हमारे ऊपर नहीं होता, तब तक बहुत सारे उनके सिम्टम्स है जो वो वैसे भी बताना या कहना नहीं चाह रहे होते या एक्सप्रेस आउट नहीं करना चाह रहे होते। तो थेरेपेटिकली स्पेसिफिकली आई वोंट सजेस्ट फॉर पार्किंसंस।
हालांकि एज अ टॉनिक हाइपरिकम इज वेरी गुड. हाइपरिकम मदर as a tonic you can give जैसे काली फॉस और ब्राह्मी we can use. मैम ब्राह्मी स्पेसिफिकली ऐसे तो मैम अश्वगंधा भी है, अल्फा अल्फा भी है, I mean, लेकिन मैम बहुत these are the medicines which give strengthening to the vein. मतलब आप as an हो जाती है adjuvant मैम. दे सकते हैं. अश्वगंधा सिंपली कवर्स डिप्रेशन. अगर डिप्रेशन और इंसोम्निया के अलावा अगर भुलक्कड़पन यानी कि फॉरगेटफुलनेस है, देन यू कैन गो फॉर ब्राह्मी, क्योंकि ब्राह्मी स्पेसिफिकली भुलक्कड़पन को कवर करता है along with डिप्रेशन एंड इंसोम्निया. तो अश्वगंधा इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन. मतलब वो मदर टिंचर के फॉर्म में आता है. बैकोबा मोनेरी यानी कि ब्राह्मी, दैट कम्स इन 3x and 6x आई गेस इन सैचुरेशन फॉर्म. आई एम नॉट श्योर अबाउट द मदर टिंचर. तो वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि ऑटिज्म के केस में बैकोबा मोनेरी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें ऑटिज्म के केसेस में. एंड अल्फा अल्फा टॉनिक इज ऑल्सो वेरी गुड. अल्फा अल्फा मदर टिंचर और अल्फा अल्फा जो मॉल्ट आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल डेबिलिटी भी मिलती है हमें पेशेंटों के केसेस में. और अल्फा अल्फा इज ऑल्सो वेरी गुड. Okay, thank you ma'am. डॉक्टर जयिता और यस. डॉक्टर नेहा कक्कर, अभी मैं मेरे पास में एक अभी रिसेंटली एक मैं केस को टेकअप किया हूँ, हार्डली 3 महीना हो रहा है। और ये जैसा कि जयिता जी ने एज ग्रुप जो है सो बहुत ही एडवांस एज का लिया, लेकिन मैं ऐसा भी मैं भी मानता हूँ कि ज्यादा उम्र में ये जल्दी आता है, ज्यादा देखा जाता है। लेकिन जो प्रेजेंट केस जो मैं देख रहा हूँ वह एक 50 ईयर्स मैंने 50 साल का अप्रोचिंग 50 के हैं। एंड वो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सब कुछ मैंने नॉर्मल एक लगता है कि बड़ा सीधे व्यक्ति हैं, बहुत ही जेंटलमैन है काफी। तो मैंने उनका जब केस हिस्ट्री ले रहा था, उनके केस टेकिंग के समय में और उनके डिटेल्स डिस्कशंस के समय में, तो मैंने उनके अंदर में ग्रीफ बहुत ज्यादा देखा। ग्रीफ का, और ग्रीफ के रोल के लिए जो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, नेट्रम यूरेटिकम है, इग्नेसिया है, तो सारे चीज को एनालाइज करने के बाद में मैं जो देखा, ही वांटेड इग्नेसिया को और नेट्रम को मैं ऐसे आइसोलेट करता हूँ कि इग्नेसिया जो है सो अपने ग्रीफ को कवर करने के लिए उसका उसका एक स्ट्रेटेजी तैयार करने का करके फिर उसको अपने आप को और भी प्रूव करने का, बेटर प्रूव करने का कोशिश करता है। ये मैं उसमें इस पेशेंट के अंदर में देखा और मैंने इग्नेसिया दिया। हालांकि अभी 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में मुझे जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट दिखलाई पड़ा उनके मेमोरी से और स्लिप में। जो नींद नहीं आती थी, बहुत बेचैन रहते थे, ट्रेमर ज्यादा था, उसमें इनको काफी आराम होने लगा। और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ट्रेम्बलिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो मैंने कुछ अभी पोटेंसी को अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, फिर अभी एक सेकेंड विजिट में अगर पेशेंट आते हैं उस समय मैं फिर उसको देखूंगा। कहने का मतलब क्या है कि पार्किंसंस के केसेस में जो एज, ये एक मेंटल सिम्टम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और मेंटल अप्रोच से आप जाएंगे तो आप जब भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बात कर रही थी, रिपर्टोरियल अप्रोच का, मेरा तो पूरा प्रैक्टिस ही रिपर्टरी के आधार पर है। मैं हमेशा कोई भी केस होता है तो मैं रिपर्टरी को, बिना रिपर्टरी के सहारा लिए हुए मैं फाइनल डिसीजन पर नहीं होता। रिपर्टरी में जो चैप्टर्स बने हुए हैं उसमें भी आप देखिएगा कि एक पार्किंसंस करके एक रूब्रिक्स है, लेकिन उस रूब्रिक्स का जो अधिकांश समय में, जैसे आपने बहुत सारी थेराप्यूटिक्स मेडिसिन का और आपने बहुत अच्छा ही कहा जयता जी ने कि आपने जो टोटलिटी पर लिया उसमें जिंकम में आया, टैरेंटुला आया, इसके आधार पर तो ये सब इसमें आता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि टोटलिटी के आधार पर अगर हम लोग मेंटल को ज्यादा 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 प्रेफरेंस देंगे, मेंटल सिम्टम्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो पार्किंसंस का, क्योंकि कहीं ना पार्किंसंस के केस में एक चीज को देखने को मिलता है ना कहीं तो पेशेंट के अंदर में कोई ग्रीफ है। और मोस्ट ऑफ द पार्किंसंस में अपने इस क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट को मैं देखा। एक हम लोग का हॉस्पिटल पटना में चलता है, महावीर कैंसर संस्थान, आप लोग नाम सुने होंगे। उसमें उसके सामने में एक चाय वाला था, चाय बिक्री करता था। तो उसको जब हम लोग के डिपार्टमेंट के विषय में मालूम हुआ
तो हम लोग के पास में ट्रीटमेंट के लिए आया था, और उस समय मैंने उनको देखना शुरू किया। और कोविड के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो कोविड के समय में उनका जो था, पहली मैंने उनको देखा, और उनके गेट में इस सब में काफी दिक्कत था चलने में। हार्डली वो चाय के दुकान पर केवल इसलिए बैठते थे क्योंकि लोग उनको जानते थे। बाकी उनके एक सपोर्ट में एक लड़का को रखा हुआ था, वही चाय बनाता था, वही सर्व करता था, एंड ही वाज ओनली कलेक्टिंग द मनी। तो उसको देख करके मैंने, और उसको थोड़ा सा हम लोग का सिंपैथेटिक भी था, क्योंकि अक्सर हम लोग आते जाते उसके नजर पड़ जाता था। तो मैंने उसका थोड़ा सा साइकोलॉजी को भी मैंने देखा था। तो समवेयर ही वाज मिसिंग। वो लगता है कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ खालीपन रह गया है, अधूरा रह गया है, जिसको कि वह सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन, कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ द मेंटल स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्किंसंस में। मेंटल स्टेट्स और फिजिकल, माइंड और बॉडी का जो इनकोऑर्डिनेशन बनता है, उसके एक एक अप्रोच हुआ कि मेंटल इनकोऑर्डिनेशन, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस, एंड जो उनका चाहत है और वो इच्छा नहीं पूरा हो रहा है। तो ये होता है, एक होता है कि फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, ये दोनों का जो है, क्योंकि ये क्या है, पार्किंसंस इज बेसिकली ए न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस केस, है ना। बैलेंस का जो संतुलन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपका जो कंट्रोलिंग नर्व्स है वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता है, तो वहां पर आपको पार्किंसंस के केसेस जनरेट करते हैं, और एडवांस स्टेज में इस तरह के पेशेंट ज्यादा आने लगते हैं। यही, और उस पेशेंट के अंदर में मैं बता रहा था, वो आ, चाय वाले का जो वो धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होने लगा, सीधा चलने लगा। और अभी 6 महीने 7 महीने उसके बाद में कोरोना का लॉकडाउन के कारण हॉस्पिटल भी बंद हो गया, बहुत दिन तक ओपीडी बंद रहा। वो ओपीडी पुनः खुला, हम लोग वहां पर गए, तो वह था वहां पर, ठीक ठाक था, एंड ही वाज प्रोग्रेसिंग। 100% तो मैं नहीं कहूंगा कि वह ठीक हुआ है, वह, लेकिन वह इम्प्रूव किया है, और अपने बहुत सा अपने लाइफ को मेंटेन करने में, वह चालू रखने में, अपना हैंडल करने में। इवन मैंने उसको देखा बाहर निकलते समय में, वो अपने चाय केतली से चाय को कप में डाल रहा है। तो दिस वाज पॉसिबल, तो दिस वाज जस्ट एन इम्प्रूवमेंट, एंड ही वाज, ये मैंने इसके साथ किया। और वहाँ पर आपके जो मेडिसिन मेरे थे सिलेक्शन में, वहाँ मेंटल सिम्टम्स का ज्यादा प्रोमिनेंस को मुझे देखने को मिला। Okay, हेलो। sir. हाँ। Okay, yes, sir. Sir. और ये तो निश्चित रूप से हम लोग को देखना पड़ेगा, जब भी इन न्यूरल पार्किंसंस ओनली द फिजिकल लेवल और इन द मेंटल लेवल पर भी पार्किंसंस करता है। पार्किंसंस का डिटेल्स स्टडी करें तो उसमें आप देखिएगा कि कुछ लोग को फिजिकली बहुत फिट है, बट मेंटली दे आर नॉट एबल टू बैलेंस, लाइक द Yes. लॉस ऑफ मेमोरी। इस लेक्चर दे रहे हैं तो वर्ड्स का मिस कर जाना, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द पार्किंसन, बिकॉज दे आर इन कोऑर्डिनेशन चीज है। तो आप रूब्रिक्स देखिएगा, Hmm. मेंटल इनकोऑर्डिनेशन और फिजिकल में भी आपको इनकोऑर्डिनेशन मिलेगा। तो दोनों जहां जहां मैं देखता हूँ कि दे आर वेरी क्लोज टू द पार्किंसन, इनकोऑर्डिनेशन वर्ड जो है, जहां जहां भी Hmm. आप देखिएगा, माने कि कोऑर्डिनेट नहीं पा रहा है, वो लाइन जो है तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उससे रिलेटेड उसको पार्किंसन के केस रूब्रिक्स में डालने का हम लोग प्रॉम्प्टेड हो जाते हैं। एक Okay. और रूब्रिक्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स आता है, ऑकवर्डनेस। ये मेंटल में भी है ऑकवर्डनेस, फिजिकल में भी ऑकवर्ड मिलेगा। ऑकवर्ड मीन्स कि दे दे डो दे फाइंड देमसेल्फ डिफिकल्ट टू अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, एक अपने आप को बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं सिचुएशंस में, किसी के सामने में प्रेजेंट होने में। ये Hmm. awkwardness, incoordinations, these are very important words that you can think about the Parkinson's in the Parkinson's cases। इस सभी को सोचने का हम लोगों को जरूरत है। और रिपर्टोरियल अप्रोच तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, और टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, एनिमेनियन कॉन्सेप्ट,
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका मैथमेटिक अप्रोच। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन को लाएंगे तो माइजमा आपके अपने आप आपके सामने में निकल करके चले आता है। और जो इसके अगर आप देखेंगे तो बेसिकली माइजमेटिक जो माइजमा जो है तो आपको या तो सोरिक के बीच में होगा या नहीं तो साइकोसिस के बीच में होगा। सोरिक और साइकोसिस, एंड हार्डली देयर आर द सिफिलिटिक केसेस, है ना। इसमें बहुत कम सिफिलिटिक, क्योंकि इसमें डिजेनरेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन इन कोऑर्डिनेशन को आप कहेंगे तो वह साइकोटिक बैलेंस का है, और ऑकवर्डनेस है वो साइकोटिक, इसलिए सोरिक है। और सोरिक सॉरी साइकोटिक है, और सोरिक इसलिए कि वह मेंटल लेवल पर आपको सप्रेशन है, इमोशनल डिस्टरबेंस है, इम्बैलेंस है। इसके कारण उसका एंड द सफरिंग ऑफ द साइलेंट ग्रीफ, कोई अपने ग्रीफ को व्यक्त नहीं करता है। साइलेंट ग्रीफ में आपको ये भी रूब्रिक्स आपके अंदर में रिपोर्टरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ की ये आप पार्किंसंस के लिए देखना चाहिए। एंड सर थर्ड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। सर ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में मैंने पढ़ा है कि जैसे डॉक्टर फिलिस राइट की भी बुक है, उसमें भी पार्किंसंस को सोरा सिफिलिटिक में माना गया है सर। तो उन्होंने कैसे सोरा सिफिलिटिक में किया है? सिफिलिटिक निश्चित रूप से बोल रही हैं, मैं नहीं हम्म, कहा कि नहीं होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस जो है तो सोरा हम्म, और साइकोसिस में आता है ना। ओके सिफिलिटिक मीन्स कि टुवर्ड्स कंप्लीटली डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया है। हियर द डिजेनरेशन नहीं, फंक्शनल डिजेनरेशन यहाँ पर है ना। इस ओके अगर इसको इंटरप्रेट करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सिफिलिटिक, लेकिन इसका पैथोलॉजिकल या कहते हैं स्ट्रक्चरल डिजेनरेशन यहाँ तो भी नहीं हो रहा है, या फंक्शनल डिजेनरेशन है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं साइकोटिक। मैं जब मेरा जैसा सोच है वो बता रहा हूँ, ओके लेकिन आप जो बोली है वो गलत नहीं बोली हैं कि साइकोटिक और साइकोटिक ये दोनों नहीं, दोनों भी है, लेकिन ये इंडिविजुअल केसेस पर डिपेंड करता है और स्टेजेस हम्म, पर डिपेंड करता है। कुछ केसेस आपको सोरिक प्योरली सोरिक मिलेंगे, कुछ प्योरली साइकोटिक मिलेंगे, और कुछ तीनों तीनों माइजमा का आपको मिल सकता है। एक और भी लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि फैमिली हिस्ट्री एंड लाइफ स्टाइल, है ना। फैमिली हिस्ट्री जहाँ की काफी जॉइंट आइसोलेशन में रहते हैं आजकल, जॉइंट फैमिली और सिंगुलर फैमिली है, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। बहुत छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हैं और बात करने का जगह कम मिल रहा है, लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में भी आपको एक आप अपने अंदर जो इमोशनल सप्रेशन हो जाता है, अपने को जो एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना अपने आप को कि वी आर द सोशल एनिमल। ये सोशल एनिमल, दिस इज द बेसिक ऑफ द ह्यूमन लाइफ, बट इफ यू बीइंग ए सोशल यू बिकम अनसोशल बिकॉज यू आर सेपरेटेड एंड आइसोलेशन। तो यहाँ पर रूब्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। फॉर सेकेंड फीलिंग या अबंडेंट फीलिंग, है ना। फॉर सेकेंड फ्रॉम इज बहुत बड़ा रूब्रिक्स है ये, फॉर सेकेंड फीलिंग। फोर सेकेंड हाँ, ये फॉर सेकेंड फीलिंग है, मैंने लगता है कि हमको कोई छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, इवन द फैमिली मेंबर्स आर नॉट सपोर्टिंग। आप इस रूब्रिक्स को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ इस केस के लिए कि फॉर सेकेंड फीलिंग, ये बहुत सारे चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और एक होता है डिपेंडेंसी की आती है ना। आप अपने लाइफ में जॉब सेटिस्फैक्शन कैसा रहा, जॉब में इंटरेक्शन से आपका सोशल कैसा रहा, ये सब बातें जो है तो आपको अ, इसके लिए रोल प्ले कर। न्यूरोलॉजी डेवलप करना, न्यूरोलॉजिकल जनरल में एक रूब्रिक्स भी है, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स। ये जनरल पार्किंसंस के सारे मेडिसिन को भी इंक्लूड करेगा, एंड इट इज मोर देन द पार्किंसन। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पार्किंसन ही है खाली, ये पार्किंसन से भी आगे बढ़ करके, है ना, ये पार्किंसन से भी आगे बढ़ करके है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। जैसे कि आजकल आप लोग कहते हैं ना कि सीओपीडी है, सिंड्रोम कहते हैं, तो ये पार्किंसंस को भी बहुत सी जगह पर, बहुत रिसर्च पेपर जैता जी आप और सर्च करेंगे तो इसे भी एक
मेंटल सिंड्रोम के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसा मैंने कुछ पेपर पढ़ने का कोशिश किया तो देखा हूँ, मेरी नज़र से गुजरा है, तो उसमें ये एक सिंड्रोम है और इसका एक जनरलाइज, इसलिए पार्किंसन वर्ड अब वो वहाँ यूज नहीं करके न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स या डिजेनरेटिव या ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशंस का स्टेज को लोग लेते हैं इसमें। ओके ओके हाँ जी। मैं तो ऐसे आपका पेपर आपने, क्योंकि ये रिसर्च और आपका ये पेपर पब्लिश्ड है, एक्सेप्टेड है पीयर रिव्यू जर्नल में, कौन सा जर्नल में पब्लिश हुआ है ये? सर इट्स पब्लिश्ड इन अंडर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। ओह, तो बहुत अच्छा है, ये पीयर रिव्यूड जर्नल है। यस सर, पीयर रिव्यूड जर्नल है एंड ये यूनिवर्सिटी का खुद का जर्नल है सर, बिकॉज आई हैव गिवन द सेम प्रेजेंटेशन देयर आल्सो इन मंथ ऑफ नवंबर 2024। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है ये सब। अब देखिए, एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए आजकल का हम लोग का कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड स्टडी जरूरी है। तो होम्योपैथी को अगर इस तरह के पेपर पब्लिकेशन होते रहते हैं तो ये जरूरी होगा, होम्योपैथी के को बूस्टअप करने के लिए, होम्योपैथी को मदद करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नेहा जी, आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं? डॉक्टर नेहा, यू आर हियर? सर हाँ तो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा डॉक्टर जयती के साथ, और अलग अलग उन्होंने बताया किस तरह से हम एज एन एडजुवेंट केयर भी कर सकते हैं, और अलग अलग मेडिकली व्हाट्स द कंडीशन ऑफ पार्किंसन उसके ऊपर बताया। अलग अलग मेडिसिन हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और वैसे स्पेसिफिक वाइज भी हमारी कौन सी मेडिसिन होम्योपैथी में हेल्प कर सकती है इस बीमारी से लड़ने में, क्योंकि आज की डेट में जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है दे आर एट द पीक, और दिन पे दिन इनकी जो तादाद है बढ़ती जा रही है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, जैसे कि अलग अलग रीजन डॉक्टर जयंती ने साइट किया कि कैसे अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है उससे भी इफेक्ट होता है, और जो फिजिकली जो आजकल का जो खान पान है और आजकल का जो माहौल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ती जा रही है, स्पेशली ड्यू टू लोनलीनेस भी हमारा जो ब्रेन डैमेज होने लगता है और उसकी वजह से नर्व्स इफेक्ट होने लगती है। तो पार्किंसंस इज कमिंग एज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और बाकी सारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स भी इसी तरह से तादाद में बढ़ रही है। तो होम्योपैथी स्पेशली हेल्प कर सकती है इन तरह के डिसऑर्डर्स में, और पार्किंसंस में हम काफी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं विद आवर मेडिकेशंस। बहुत सारे पेपर पब्लिश है नेहा जी, हाँ जी, और पार्किंसंस पर अगर आप देख सर्च करेंगी तो बहुत सारा वर्क है होम्योपैथी में। और बिल्कुल डेफिनेटली ये होम्योपैथी के माध्यम से ही इसका प्रूफ होने का है। एलोपैथी बिल्कुल। में तो कहते हैं ना, ये इनक्यूरेबल डिजीज यस और इसको बिल्कुल लाइफ लॉन्ग सफर करना ही है, मेडिसिन बेस्ड होगा। और बिल्कुल। जैसे जैसे मेडिसिन देते जाते हैं वैसे वैसे इसका कंडीशंस बढ़ता ही जाता है। हाँ जी इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम लोग के रिसर्च पेपर और भी पब्लिश हो, इस तरह के सभी लोग पेशेंट को बिल्कुल। अपने डाटा को मेंटेन जो करके भी रखें, बिल्कुल पब्लिश करने का कोशिश करें, तो ये एक अच्छा होम्योपैथी के लिए प्रचार करने के लिए कि होम्योपैथी में ऐसा केस हो सकता है। क्योंकि आज का कोई भी एक्सेप्टेंस है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपके एविडेंस कितने हैं, आप उसका प्रूफ कितना दे सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है नेहा जी, आपका समय पूरा हो गया है। हाँ आप जी। कंक्लूड करके थैंक्स देते हाँ, हुए। डॉक्टर जयता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने आज सेशन अटेंड किया। और हमारा हिंदी सेशन ओवर हो गया है, और अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी।